गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम ICAI के स्टडी मटेरियल से सी एंटर का GST पढ़ रहे थे। इसमें हमने अब तक पेज नंबर 37 तक रीड कर लिया था। अब हम आगे का टॉपिक समझते हैं। आगे के टॉपिक हैं की चेंजेस इन डिटेल। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो GST लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा था, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि GST का टॉपिक ना तो स्टेट लिस्ट में था, ना यूनियन लिस्ट में था, ना कॉन्करेंट लिस्ट में था। तो कोई टॉपिक अगर नहीं है किसी लिस्ट में तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती कोई कानून, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं, क्योंकि वो टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में जो 3 लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें होना चाहिए। आप पहले ही समझ चुके हैं अच्छी तरीके से। तो एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 246 से, उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग GST इंडिया में चार्ज किया गया। तो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस हुए GST के आने की वजह से, वो आपको यहाँ पर रीड करने हैं। देखिए, सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुए, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए, मेड किए गए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसे शॉर्ट में CAA भी लिखा होता है कई बुक्स में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, आर डिस्कस बिलो इन डिटेल। आर्टिकल 246A, पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आर्टिकल 246A गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप GST से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। Newly inserted Article 246A, notwithstanding anything contained in Article 246। Article 246 में वही 3 लिस्ट दे रखी थी, आपने पढ़ा था, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। एंड आर्टिकल 254 जो पढ़ेंगे, एंड सब्जेक्ट टू, देखिए पहले यहाँ तक लॉ का मतलब समझ लें। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246, 254 कॉमा लग गया, मतलब भले ही इन दो आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो, नॉट विथ स्टैंडिंग जब भी आ जाएगा ये चीज़ सुपीरियर हो जाएगी। भले ये कहना चाहिए लाइन कि इन दो आर्टिकल में भले ही कुछ भी लिखा हो, अब आप कॉमा के बाद जो पढ़ेंगे वो चीज़ सुपीरियर होगी, इन दो आर्टिकल पे प्रिवेल करेगी। क्लियर? तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन कहीं पे भी लिखा आ जाए किसी भी लॉ में, मतलब कॉमा के बाद वाली वो चीज़ है, वो उस चीज़ पे प्रिवेल करेगी जो वो कहना चाह रही। सपोज यहाँ पे ये लाइन लिखी होती, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है आर्टिकल की जगह, इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉमा, तो ये जो लाइन कॉमा के बाद जो आप पढ़ने वाले थे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रिवेल करेगी वो चीज़। जैसे सपोज आर्टिकल 246 है, आर्टिकल 246 में ही दे रखी हूँ 3 लिस्ट, कि एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक है उन पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट में दोनों बना सकती है। तो ये लाइन ही कह रही है कि भले इस आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, लॉ, इसमें फिर कॉमा लगा दिया उन्होंने, 246A में जो चीज़ लिखी है वो इस आर्टिकल पे प्रिवेल कर जाएगी। मतलब इस, मान लीजिए कोई टॉपिक है GST का एक टॉपिक है, तो GST इसमें होना चाहिए, तो यूनियन लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में, पर वो किसी लिस्ट में है ही नहीं। तो जब लिस्ट में नहीं है तो कानून नहीं बना सकते, पर अमेंडमेंट करके हमने एक नया आर्टिकल जोड़ दिया कि भले इस आर्टिकल में कुछ भी लिखा गया हो, जो इस 246A है वो प्रिवेल करेगा इस आर्टिकल 246 पे। यानी अगर इन दो आर्टिकल में क्लैश हो रहा है, क्लैश तो हो ही रहा है क्योंकि वो GST का टॉपिक इसमें है ही नहीं, कानून बना कर सकती है गवर्नमेंट, पर हमने क्या लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते समय, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, भले ही कुछ भी लिखा हो आर्टिकल 246 या 254 में, आप कॉमा के बाद जो पढ़ेंगे वो चीज़ प्रिवेल करेगी इन दोनों आर्टिकल में। पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज सेकंड को ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट टू क्लॉज सेकंड मतलब क्लॉज सेकंड को ध्यान में रखते हुए, एक तो पार्लियामेंट की बात की गई है यहाँ पे, कॉमा, इज द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, हर स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई, यानी दोनों की बात हो रही है, पार्लियामेंट यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर राज्य की विधानसभा यानी राज्य की बात हो रही है। हैव पावर दी गई है दोनों सरकारों को, टू मेक लॉ, कि आप कानून बना सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय यूनियन और बाय स्टेट, कि GST जो लिया जाएगा वो दोनों के द्वारा लिया जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा भी और स्टेट के द्वारा भी। तो किसकी बात कर रहा है, CGST और SGST, यानी ये बोल रहा है आर्टिकल 246A का फर्स्ट पॉइंट कि दोनों सरकारों के पास पावर है कि CGST SGST चार्ज किया जाएगा। अभी देखिए सब्जेक्ट टू क्लॉज सेकंड आया था लिखा हुआ, कि क्लॉज सेकंड को भी ध्यान में रखना होगा। क्लॉज सेकंड क्या बोल रहा है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो रही है तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी GST, यानी वो IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज होगा। पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव मतलब पूरी तरीके से, पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ, कि वो कानून बनाएगी विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए, वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं और सर्विस को, और बोथ या दोनों को, टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट, INTER, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो रहा है बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स, तो यहाँ IGST चार्ज होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
एक्सप्लेनेशन दे रखा है, द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेफर टू इन क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 279A। अभी आप पढ़ेंगे एक जीएसटी काउंसिल बनी है, कमेटी बनी है जो जीएसटी से रिलेटेड सुझाव सरकार को देती है। टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। मतलब जो आर्टिकल आपने पढ़ा गुड्स एंड सर्विस के लिए जो भी प्रोविजन आप पढ़ते हैं शैल इन रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस, जो क्लॉज 5 में दे रखा है आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल में, वो उस डेट से रिकमेंड होगा, उस डेट से टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल, उस डेट से अप्लाई होगा जिस डेट पे जीएसटी काउंसिल कहेगी कि ये प्रोविजन जीएसटी के अप्लाई होने चाहिए। यानी अभी आप पढ़ेंगे वैसे क्लॉज 5 आगे ढंग से, तो यहाँ पे समझाने से ज़्यादा डिटेल में फ़ायदा नहीं, इसी में जस्ट आने वाला है कि क्लॉज 5 है क्या। दिस आर्टिकल जो आपने ये आर्टिकल पढ़ा 246A, ये 246A अभी आप पढ़ा जो दोनों सरकारों को पावर देता है, ये क्या बता, इसको थोड़ा और समझा रखा है। दिस आर्टिकल ग्रांट मतलब अलाउ करता है, पावर देता है टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज बाय सेंटर और सच स्टेट। दोनों सरकारों को पावर देते हैं। सेंटर हैज़ द एक्सक्लूसिव, मतलब पूरी तरीके से पावर है टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जो इंटर स्टेट होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है जीएसटी लगाने की, यानी जो आईजीएसटी चार्ज होगा वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। However, to the following goods, ये आप कई बार पढ़ चुके हो, इन गुड्स पर the aforesaid provision shall apply from the date recommended by the GST Council। ये गुड्स उस दिन से जीएसटी लगना शुरू होगा इन गुड्स पर जिस दिन जीएसटी काउंसिल बताएगी। एक तो पेट्रोलियम क्रूड कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल की बात हो रही है, मोटर स्प्रिट बोल रही है कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। यानी ये जो 5 गुड्स हैं ये जीएसटी के एम्बिट में तो आते हैं, जीएसटी के एरिया में तो आते हैं, दायरे में तो आते हैं, पर अभी भी इन पे पुराने ही टैक्स लगते हैं क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने अभी तक ये नहीं बताया कि किस दिन से इन पर जीएसटी की रेट अप्लाई होगी। तो इन पे पुराने टैक्स ही लगते हैं जो पहले लगते थे, यानी वही आपकी जो एक्साइज ड्यूटी थी वो इस पे चार्ज होती है प्रोडक्शन करने पर, और वैट लगता है वैल्यू एडेड टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल। The provision of Article 246A are notwithstanding anything contained, and मतलब ये आर्टिकल सुपीरियर माना जाएगा अगर इसमें जो चीज़ लिखा गया और इन आर्टिकल में जो चीज़ लिखी गई वो क्लैश हो रही है तो ये आर्टिकल ही प्रिवेल करेगा। आर्टिकल 254 डील विद द सुपरमेसी ऑफ द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ये आर्टिकल 254 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो सुप्रीम होता है। तो भले ही इन आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो, आर्टिकल 246A ही प्रिवेल करेगा। जब भी नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन आ जाता है तो ये जिस आर्टिकल के बारे में बात की जा रही है, जिस भी चीज़ के बारे में बात की जाती है लॉ में, वो चीज़ प्रिवेल कर जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल 246 अमेंडेड रेजिडरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन अमेंडमेंट। मतलब आर्टिकल 248 में भी रेजिडरी पावर है, मतलब जो रिमेनिंग पावर है। कॉन्करेंट लिस्ट की बात थी, आपने पढ़ा था कॉन्करेंट लिस्ट में तो दोनों सरकारें रूल बना सकती हैं। वैसे पढ़ लें आर्टिकल 248 को। आर्टिकल 248 ग्रांट मतलब अलाउ करता है द रेजिडरी मतलब रिमेनिंग जो बची हुई पावर टू पार्लियामेंट को टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर, किसी भी मैटर के लिए नॉट इन्यूमरेटेड भले वो दर्शाया नहीं गया है, भले वो इंक्लूड नहीं है इन द कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं, वो मैटर स्टेट लिस्ट में भी नहीं है। यानी कोई ऐसा मैटर है सब्जेक्ट का जो ना तो स्टेट लिस्ट में है ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, फिर भी उस पर कोई कानून बना सकती है पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग। सच पावर शैल इंक्लूड द पावर ऑफ मेकिंग एनी लॉ imposing a tax not mentioned in either of those lists। भले इन दो लिस्ट में नहीं है वो टॉपिक, कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है और ऑब्वियस यूनियन लिस्ट में भी नहीं है। तो उस आर्टिकल 248 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, संसद को पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो कोई कानून बना सकती है भले वो इन दोनों टॉपिक्स में, इन दोनों लिस्ट में नहीं हो। तो पहली बात तो अब हमने ये आर्टिकल इस्तेमाल का पावर इस्तेमाल नहीं करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी लाने के लिए। वैसे इस आर्टिकल के थ्रू भी आप पढ़ चुके हैं कि कोई टैक्स लगा सकती है सरकार, भले वो किसी लिस्ट में नहीं आ रहा है वो टॉपिक, पर हमने एक नया आर्टिकल ही जोड़ा है इसके लिए। दिस आर्टिकल हैज़ बीन अमेंडेड, इस आर्टिकल को अमेंडमेंट किया गया है। नाउ दिस पावर हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू आर्टिकल 246A, मतलब 248 का इस्तेमाल करने से पहले आर्टिकल 246A को यूज़ करना पड़ेगा, यानी इसको ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल को यूज़ करना पड़ेगा। नेमली द पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स टू बी इम्पोज बाय सेंट्रल स्टेट। आपने पढ़ लिया जीएसटी लगाने की पावर सेंट्रल स्टेट दोनों को दी गई है, क्योंकि ये आर्टिकल तो ये बोल रहा था कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है पावर। अगर कोई टॉपिक किसी लिस्ट में इंक्लूड ही नहीं है तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। पर फिर हमने इस आर्टिकल को अमेंडमेंट किया कि नहीं, अगर 246A में कि जीएसटी से रिलेटेड कानून दोनों सरकारें बना सकती हैं।
दैट इज, इसको और ढंग से समझ, दैट इज अमेंडमेंट प्रीफिक्स द वर्ड, आपने ये वर्ड जोड़ा इस आर्टिकल में अमेंडमेंट करके, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246 है। सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246 है मतलब 248 का इस्तेमाल करने से पहले आपको 246A के प्रोविजंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी क्लियर, यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है दैट द पार्लियामेंट अलोन डज नॉट हैव पावर, कि केवल पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है टू फ्रेम और मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ GST। वापस समझ लें फटाफट, आर्टिकल 248 क्या कहता है कि अगर कोई टॉपिक है, आपने पढ़ा था कानून बनाने के लिए एक तो यूनियन लिस्ट में होना चाहिए कोई टॉपिक, या स्टेट लिस्ट में होना चाहिए, या आपके कॉन्करेंट लिस्ट में होना चाहिए। वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट मैटर होगा तभी उस पर कानून बना सकती है केंद्र सरकार। और अगर वो टॉपिक नहीं भी है तो आर्टिकल 248 पार्लियामेंट को, संसद को पावर देता है केंद्र सरकार को कि वो सीधे कानून बना सकती है किसी भी टॉपिक पे, भले ही वो लिस्ट में नहीं है। पर हमने एक अमेंडमेंट किया, एक नया आर्टिकल जोड़ा 246 से। ये आर्टिकल बोलता है कि GST लगाने की पावर तो दोनों सरकारों के पास में है, यानी केवल पार्लियामेंट यानी संसद अकेले GST से रिलेटेड कानून नहीं बना सकती, क्योंकि ये आर्टिकल 246 से स्टेट को भी पावर देता है। तो इस आर्टिकल का इस्तेमाल करने से पहले ये आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा 246 से आपको, अगर आप GST से रिलेटेड कोई चेंजेस करना चाहते हैं। हाँ, कोई और टॉपिक है जो GST से रिलेटेड नहीं है, उस पर तो पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि अगर वो किसी लिस्ट में इंक्लूड नहीं है तो पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट पेज नंबर 39, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट, लेजिस्लेट मतलब कानून बनाना, विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर, किसी भी मैटर के संबंध में, इन द स्टेट लिस्ट, इन द नेशनल इंटरेस्ट यानी नेशनल राष्ट्र के हित में, इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी लग जाती है देश में, एक्सटेंड टू GST प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 246। ये वो इस आर्टिकल 246 को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी आर्टिकल 249 ये कहता है कि अगर राष्ट्र के हित में, जनता की भलाई के लिए ये इमरजेंसी लगी हुई है, जो इंदिरा गांधी के टाइम में लगी थी, इमरजेंसी तो समझते ही हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पावर ख़त्म कर दी जाती है और केंद्र सरकार सारे जो राइट्स है स्टेट के वो अपने हाथ में ले लेती है, तो इमरजेंसी लगा दी जाती है देश में। तो कोई इमरजेंसी की सिचुएशन या पब्लिक की भलाई की बात हो रही है, पब्लिक का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है, तो फिर संसद के पास पावर है कि वो कोई कानून लेके आ सकती है, भले ही वो मैटर स्टेट लिस्ट का, मतलब वो टॉपिक किसका है, स्टेट लिस्ट का है, टॉपिक तो वो स्टेट लिस्ट का है, यानी कानून किसको बनाना चाहिए, स्टेट लिस्ट को ही, स्टेट गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। पर राष्ट्र के हित की बात की जा रही है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो स्टेट की पावर कौन इस्तेमाल कर सकता है, पार्लियामेंट इस्तेमाल कर सकता है। ये आर्टिकल 249 यहाँ पे बोलता है। देखें आर्टिकल 249 ग्रांट मतलब परमिशन देता है, अलाउ करता है पार्लियामेंट, संसद को, द पावर टू मेक लॉज, कि वो कोई कानून बना सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर, ऐसे टॉपिक पर, इन द स्टेट लिस्ट, जो कि स्टेट लिस्ट का टॉपिक है। राज्य सरकार को बनाना चाहिए वैसे तो कानून, पर पार्लियामेंट बना सकती है। इन नेशनल इंटरेस्ट, देखिए नेशनल इंटरेस्ट राष्ट्र के हित में, इन केस वेयर द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज डिक्लेयर बाय रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट। पर स्टेट की आपसे, स्टेट को आपसे, स्टेट जो होते हैं उनकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव लाना पड़ेगा, और सारे स्टेट जो हैं इंडिया में, जितने भी स्टेट हैं उसके 2/3 मेंबर मानने चाहिए, 2/3 स्टेट मानने चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑन एनी मैटर इन्यूमरेटेड इन द लिस्ट। जो भी लिस्ट, स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, अगर उस पर केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया है तो स्टेट से परमिशन तो लेनी पड़ेगी उस कानून को अप्लाई करवाने के लिए। सपोज इंडिया में 28 स्टेट हैं, ये तो आपको पता ही है, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो सपोज स्टेट लिस्ट का कोई टॉपिक है, स्टेट लिस्ट का कोई टॉपिक है, जैसे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का राइट केवल स्टेट्स को दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकती। तो ये जो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर है, ये स्टेट लिस्ट का टॉपिक है। अब केंद्र सरकार इस टॉपिक पे कोई कानून बनाना चाहती है, यूनियन गवर्नमेंट यानी यूनियन पार्लियामेंट जो है वो इस टॉपिक पे कानून बनाना चाहती है, तो वैसे तो बना ही नहीं सकती, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का टॉपिक है। आप पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, स्टेट लिस्ट में जो जो टॉपिक आते हैं उन पे कानून बनाने की पावर राज्यों के पास में है, केंद्र सरकार के पास में नहीं है। और जो यूनियन लिस्ट में टॉपिक आते हैं उसमें केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, स्टेट कानून नहीं बना सकते हैं। पर कोई जनता की भलाई, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, राष्ट्र के हित की बात है, या वो साबित करना होगा कि हम ऐसा कानून बना रहे हैं जो राष्ट्र के हित के लिए है, या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी के टाइम पे लगाई गई थी, आपको पता ही होगा, नहीं तो आप आराम से कहीं पे भी रीड कर सकते हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन अगर लगा दी जाती है देश में, तो स्टेट की पावर सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है स्टेट्स के बिहाफ पर। तो कोई कानून बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि स्टेट लिस्ट का है, पर उस पर कानून कौन बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितनी भी स्टेट है इंडिया में,
इनका जब वोटिंग होगी, वोटिंग कराई जाएगी उस कानून को पास कराने के लिए, तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। यानी 28 स्टेट जो है इनकी 2/3 मेजोरिटी से, अगर 2/3 स्टेट हाँ कर देते हैं जो आए हैं, प्रेजेंट हुए, मान लीजिए 28 स्टेट में से केवल 25 स्टेट के नॉमिनी आए हैं, हर स्टेट अपने एक नॉमिनी को भेजेगा अपने बिहाफ पर 25 तो वोटिंग होगी उन 25 लोगों में से, 25 लोगों में से 2/3 कम से कम जो मेंबर है वो सपोर्ट करें सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को, तो वो कानून अप्लाई माना जाएगा, भले ही वो स्टेट का टॉपिक था। कानून किससे बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सिमिलरली आर्टिकल 250 ग्रांट मतलब परमिशन देता है द पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉज with respect to any of the matter enumerated in the state list if proclamation of emergency is in operation। अगर इमरजेंसी लगा दी जाती है देश में, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे लगाई गई थी, तो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ जाती हैं, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आती है तो वहाँ तो वोटिंग होगी नहीं, क्योंकि स्टेट्स की पावर तो हमने छीन ली, तो फिर केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है, भले वो टॉपिक स्टेट लिस्ट का हो। Article 249 and 250 have been amended to grant power to a parliament to make law with respect to GST provided under Article 246A। आर्टिकल, इन दोनों आर्टिकल को अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि जब जीएसटी लाना था तो केंद्र सरकार को ही सारी कोशिशें करनी थी, और जीएसटी नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक था, क्योंकि एक देश के में एक ही रेट हो जाएगी हर प्रोडक्ट पे, नेशनल मार्केट बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले बहुत होता था कि आप जम्मू कश्मीर में खरीदने कोई चीज़ वो 10 रुपये की है और केरला में वही चीज़ 15 रुपये की है, क्योंकि सेल्स टैक्स और वैट लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में थी। तो हो सकता है किसी स्टेट में वैट की रेट ज़्यादा हो, किसी स्टेट में वैट की रेट कम हो, तो गुड्स के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो सकता था। पर तो नेशनल इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को इस आर्टिकल में इस्तेमाल किया और एक नया आर्टिकल जोड़ के जीएसटी चार्ज किया। तो इन दोनों आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ टू ग्रांट पावर, ये पावर देते हैं पार्लियामेंट को टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए कानून बना सकती है पार्लियामेंट, प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 246A ऑल्सो अलॉन्ग विद द मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट और इन केस ऑफ इमरजेंसी। कि कोई नेशनल इंटरेस्ट है, कोई इमरजेंसी का केस है जो जीएसटी लाना ही था नेशनल इंटरेस्ट में, तो उस पर कानून बनाने की पावर किसको दी थी? पार्लियामेंट ने सारे चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आर्टिकल 268 ड्यूटीज लेविड मतलब चार्ज करना बाय सेंट्रल बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि पहले जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजते थे तो सीएसटी लगता था, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजते तो अपन इंटर स्टेट सेल बोलते हैं इसको, INTR इंटर स्टेट सेल। तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते थे पहले, जीएसटी आने से पहले की बात है, तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। नाम से पता चल रहा है सेंट्रल सेल्स टैक्स है, तो ये किसको मिलना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को। पर यूनियन गवर्नमेंट ने बोला नहीं, जिस स्टेट से सामान बिक रहा है वही स्टेट इसकी इनकम रख लेगी अपने पास। जैसे राजस्थान से सामान बिक रहा है MP के आदमी को, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने मान लीजिए 10,000 का CST कलेक्ट किया, 10,000 सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो 10,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देने, वैसे देने तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि लगा कौन रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह रखा था कि स्टेट गवर्नमेंट ही रख ले इसे अपने पास। तो ये उसी आर्टिकल की बात कर रहा है कि अब जीएसटी आने के बाद हुआ क्या है। देखिए मैं वापस पढ़ता हूँ। ड्यूटीज लेविड बाय द सेंटर, लगाई किसने है ड्यूटी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है टैक्स, बट कलेक्ट कौन कर रहा है? और अप्रोप्रिएट मतलब यूज़ कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएशन तो समझते हैं यूज़ करना, कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और यूज़ भी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। आर्टिकल 268 पर्टेन मतलब रिलेटेड है टू द ड्यूटीज़ उन टैक्सेस से लेविड जो कि चार्ज किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बट कलेक्टेड पर उन्हें कलेक्ट किया जाता है टैक्स को, एंड अप्रोप्रिएट मतलब यूज़ किया जाता है बाय द स्टेट्स के द्वारा। इट स्टिपुलेट्स, ये बताता है दैट सच स्टैम्प ड्यूटी ली कोई आपने, एंड सच ड्यूटीज ऑफ एक्साइज भी लगती थी, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन मतलब सौंदर्य प्रसाधन की कॉस्मेटिक आइटम मेडिसिन पे भी जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, लगाती भले सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ये भी CST की तरह, पर कलेक्ट कौन करती थी? स्टेट गवर्नमेंट। एज आर मेंशन द यूनियन लिस्ट में है, शैल बी लेविड मतलब लगाती थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट शैल बी कलेक्टेड, पर ये कलेक्ट कौन करते था? ड्यूटी टैक्स। इन द केस वेयर सच ड्यूटीज आर लेवेबल विद इन एनी यूनियन टेरिटरी, अगर यूनियन टेरिटरी में लगी है, यूनियन टेरिटरी तो समझते हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ यूनियन टेरिटरी तो किसके अंडर में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो वो टैक्स तो कौन लेती थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इन अदर केसेस बाकी अलग जगह लगती थी, राजस्थान, MP, गुजरात, यहाँ तो बाय द स्टेट, तो वहाँ ये टैक्स कौन कलेक्ट करता था? स्टेट, विद इन विच द ड्यूटीज आर रिस्पेक्टिवली लेविएबल।
तो ये ड्यूटी लगाती भले सेंट्रल गवर्नमेंट थी, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिन टॉयलेट प्रिपरेशन या सीएसटी पर कलेक्शन की पावर किसको दे रखी थी, स्टेट्स को दे रखी थी, जहाँ पे जो वो ड्यूटी लगी है। और यूनियन टेरिटरी में लगता था कोई टैक्स इस तरह का, तो वो यूनियन टेरिटरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं, तो वहाँ का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। द CAA ओमिट, ओमिट मतलब हटा देना, रिमूव कर देना। CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे। CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ओमिट मतलब हटाया गया, इस आर्टिकल को ही हटा दिया गया। अब देखिए, एंड सच ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन फ्रॉम आर्टिकल 268 से हटा दी गई, मतलब ये लाइन हटा दी गई है। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन हैव बीन सबज्यूम, क्योंकि ये टैक्स बंद हो गया, एक्साइज ड्यूटी लगना बंद हो गया, मर्ज हो गया किसमें, इनटू द गुड्स एंड सर्विस। ये टॉपिक ही जीएसटी में मर्ज हो गया, टू बी लेविड बाय सेंट्रल स्टेट, और जीएसटी दोनों मिलके लगाते हैं। मतलब ये आर्टिकल 268 ये बोलता था कि कुछ ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, पर कलेक्शन का राइट भी स्टेट के पास में था, और वो टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट यूज़ करती थी। पर अब इस आर्टिकल में जो एक्साइज ड्यूटी की बात की जा रही है वो तो वैसे ही हट चुकी है एक्साइज ड्यूटी जीएसटी के आने के बाद, तो इस आर्टिकल में इस लाइन का कोई मतलब नहीं रहा। नेक्स्ट आर्टिकल 268A, आर्टिकल 268 एम्पावरिंग मतलब किसी को राइट देना, अधिकार देता है यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू लेवी सर्विस टैक्स ओमिटेड। ये भी देखिए ओमिटेड हो चुका है, हट चुका है, क्योंकि सर्विस टैक्स भी किस में मर्ज हो गया है अब, जीएसटी में। तो अब ये आर्टिकल मर्ज हो चुका है जीएसटी में। ये कहता था कि सर्विस टैक्स कौन लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सर्विस टैक्स तो जीएसटी में ही मर्ज हो गया, अलग से कोई सर्विस टैक्स का कानून अब नहीं है, पहले था। सर्विस टैक्स बहुत लेवी लगाया जाता था। 1994 में पहली बार इंडिया में सर्विस टैक्स लगना शुरू हुआ अंडर द रेजिडुअल एंट्री 97 ऑफ यूनियन लिस्ट के टॉपिक में। आर्टिकल 268 वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, 88 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, इसको बदला गया। टू उशर मतलब किसी को डायरेक्शन देना, पथ वे दिखाना, रास्ता दिखाना इन द सर्विस टैक्स, अंडर सेपरेट एंट्री जोड़ी गई 92C इन द यूनियन लिस्ट। पहले सर्विस टैक्स एंट्री 97 के अकॉर्डिंग लगाया जा रहा था टॉपिक नंबर, पर 92C जोड़ा के एक नई एंट्री जोड़ी गई कि हम इसके अकॉर्डिंग अब सर्विस टैक्स देंगे। पर देखिए ये अमेंडमेंट तो किया गया, हाउएवर इट वाज नॉट नोटिफाइड एवर से, पर इस एंट्री को भी नोटिफाई नहीं किया गया, मतलब नई एंट्री के थ्रू नहीं लगाया गया सर्विस टैक्स, हमेशा पुरानी एंट्री से ही लगता रहा सर्विस टैक्स जब तक कि जीएसटी नहीं आ गया। तो इस अमेंडमेंट करके जो नया टॉपिक आपने जो 92C जो आपने सेपरेट एंट्री जोड़ी थी सर्विस टैक्स को लगाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट टॉपिक जोड़ा था, उसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि उसको आपने अप्लाई ही नहीं किया गवर्नमेंट ने। हाउएवर इट वाज नॉट नोटिफाइड एवर सिंस, अब तक नोटिफाई नहीं किया है। दिस आर्टिकल हैज़ बीन ओमिटेड मतलब हटा लिया गया है, ओमिट हो गया मतलब समाप्त हो गया है जब जीएसटी आ गया, क्योंकि सर्विस टैक्स जीएसटी में ही मर्ज हो गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 269A लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी और इंटर स्टेट सेट। इंटर स्टेट तो आप समझते ही हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं आप सामान, तो इंटर स्टेट पे जो जीएसटी की पावर है, कलेक्ट करने की पावर है, वो किसके पास में आप पढ़ चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। IGST कौन कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और CGST SGST तो आधा आधा दोनों में बढ़ जाता है। न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 269A नया आर्टिकल है। लेवी मतलब चार्ज करना, कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स का राइट देता है इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं तो INTR इंटर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाई, सप्लाई पे लगेगा इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, शैल बी लेविड कर चार्ज होगा एंड कलेक्ट होगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन, अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा। IGST जो कलेक्ट होगा, क्योंकि IGST जैसे आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिए राजस्थान से सामान MP में बिक रहा है, तो यहाँ IGST चार्ज होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सपोज 10,000 का IGST चार्ज हुआ, तो ये IGST राजस्थान गवर्नमेंट किसे देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी वो बिजनेसमैन जो है जिसने कलेक्ट किया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराएगा। पर आप पढ़ चुके हैं सर, ये IGST जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी मिलना चाहिए, पहले ही बताया था आपको। GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है कि जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम होगी उसी स्टेट को बेनिफिट मिलेगा। तो ये राजस्थान में बना है सामान, पर कंज्यूम कहाँ होगा, उपयोग में कहाँ पे लिया जाएगा, MP में। तो ये जो टैक्स है ये किसको मिलना चाहिए, MP गवर्नमेंट को, पर आपने तो ये टैक्स किसको दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये तो गलत हो गया ना, समझ लें। अभी अब आगे पढ़ेंगे कि जो IGST है वो भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, पर उसमें से वो पैसा किसको ट्रांसफ़र कर देती है, MP गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है। अब कितना ट्रांसफ़र करती है ये GST काउंसिल बताती है कि इतना पैसा आपको उस स्टेट को ट्रांसफ़र करना होगा कि जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम हुई है, क्योंकि GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो जो IGST का बेनिफिट मिलना चाहिए वो उसी स्टेट को मिलना चाहिए। हाँ पूरा नहीं देती है, पर इसका में कितना देगी वो आप आगे पढ़ेंगे। देखें,
एंड सच टैक्स यानी IGST की बात हो रही है, शैल बी अपोर्शन, अपोर्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बिटवीन द यूनियन में बटेगा, स्टेट्स में बटेगा, इन द मैनर उस तरीके से, एज मे बी प्रोवाइडेड जो कि बताया गया है, बाय पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो कमेटी बनी हुई है GST के लिए, वो सरकार को सुझाव देगी कि जो IGST का पैसा है उस स्टेट को ट्रांसफ़र किया जाएगा, कितना किया जाएगा आप आगे पढ़ेंगे, इसके सुझाव के अकॉर्डिंग वो पैसा IGST का सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को ट्रांसफ़र कर देगी जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम हुई है। इसी तरह आप पढ़ चुके हैं एक्सपोर्ट पे तो कोई GST नहीं लग सकता, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर आप करेंगे कोई सामान तो वो सामान कहाँ कंज्यूम होगा, जैसे अमेरिका को आप एक्सपोर्ट करें USA को तो वो गुड्स USA में कंज्यूम होगा तो GST चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जो गुड्स अगर कंज्यूम ही इंडिया के बाहर हो रहा है तो इंडिया के बाहर तो आप GST दे नहीं सकते, तो एक्सपोर्ट पे कोई GST नहीं लगता। पर इम्पोर्ट अगर आप करके आते हैं, कोई चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है एक तो, प्लस आपको GST देना होगा। और कौन सा GST लगेगा, IGST, क्योंकि वो दूसरे माना जाएगा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आने को भी हम इंटर स्टेट ही बोलते हैं, GST में इंटर स्टेट है। और इम्पोर्ट पे क्या लगाया जाता है, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो गुड्स कहाँ कंज्यूम होगा, इंडिया में, तो इंडिया में कंज्यूम होगा तो GST तो लगेगा ही ना, क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। एक्सपोर्ट पे तो नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट में वो गुड्स और सर्विस इंडिया के बाहर यूज़ होगी, तो इंडिया के बाहर यूज़ होगी तो GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, बाहर यूज़ हो रही है तो आप GST नहीं दे सकते। हाँ, इम्पोर्ट कर रहे हैं आप, अगर आप कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो इम्पोर्ट कर तो इंडिया में हो रहा है और कंजम्पशन भी इंडिया में होगा उस गुड्स और सर्विस का, तो उस पर तो GST लगेगा। और इम्पोर्ट को इंटर स्टेट ही सेल माना जाता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहा है सामान, और इम्पोर्ट पे क्या लगता है, IGST चार्ज होता है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के समझने के लिए जो अभी आपने ऊपर पढ़ा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं आप इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्र में, शैल बी डीम वो अज्यूम किया जाएगा, मान लिया जाएगा, टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट। देखिए इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स माना जाएगा इम्पोर्ट को, यानी माना जाएगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहा है सामान, और इम्पोर्ट करने पे क्या लगेगा, IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपको देना होगा। द अमाउंट अपोर्शन टू अ स्टेट, जो पैसा आपने पढ़ा IGST का बेनिफिट तो उस स्टेट को ही मिलेगा जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम होगा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो IGST के पैसा उस स्टेट को ट्रांसफर करेगी। तो द अमाउंट अपोर्शन टू अ स्टेट अंडर क्लॉज 1 शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी पैसा आप देते हैं वो एक कंसोलिडेशन फंड एक अकाउंट होता है, उसमें आ जाता है। जो भी पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन से या टैक्स से, वो इसमें आता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैसे को यूज़ करती है। पर ये पैसा जो IGST का पैसा है पहले इसमें आया होगा, फिर आप स्टेट को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो पैसा तो स्टेट को देगी ना, IGST का पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को ट्रांसफ़र करेगी जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम होगा, तो वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के कोष, हिंदी बोले भारत सरकार कोष, मतलब जहाँ फंड रखते हैं गवर्नमेंट यूज़ करने से पहले पैसा जहाँ इकट्ठा किया जाता है, तो उस कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट वही है, ये जो आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल समझे थे कि अगर IGST का क्रेडिट लेने से अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट को कम पैसा दिया है तो स्टेट को नुकसान हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसा ट्रांसफ़र करती थी, और अगर स्टेट ने IGST का क्रेडिट ले लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कम पैसा ट्रांसफ़र हुआ तो स्टेट वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती थी। वही चीज़ बोल रखी है यहाँ पर, जो आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करे थे 2-3 आपने लास्ट वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं तो देख लें कि अगर IGST का क्रेडिट लेने की वजह से स्टेट को नुकसान होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसा ट्रांसफ़र करती है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान होता है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है पैसे। वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड, जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है टैक्स लेविड मतलब चार्ज हुआ था अंडर क्लॉज 1 हैज़ बीन यूज, आपने उसे यूज़ कर लिया, मतलब IGST का क्रेडिट ले रहे हैं आप, पेमेंट ऑफ टैक्स लेविड बाय स्टेट अंडर आर्टिकल 246A, सच अमाउंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब अगर IGST का मतलब स्टेट को मिलना चाहिए टैक्स, मिला किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये एग्जांपल मैंने समझा दिए थे तो मैं वापस नहीं समझा रहा, टाइम वेस्ट होगा यहाँ पर, आप पुराने वीडियो देख के समझ जाएंगे कैसे नुकसान होता है। तो अगर स्टेट को नुकसान हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आपने इनपुट टैक्स दिया था IGST उसकी वजह से थे, तो वो पैसा जो है टैक्स का वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे ट्रांसफ़र करेगी स्टेट को, तो भारत सरकार के फंड का पार्ट नहीं होगा।
क्योंकि भारत सरकार नहीं यूज़ कर सकती उस पैसे को, आपको स्टेट को ट्रांसफर करना होगा। सेम इस लाइन में ये बोला गया कि स्टेट की वजह से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है तो स्टेट को वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना होगा, तो वो स्टेट के फंड का पार्ट नहीं होगा। वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड और एज ए टैक्स, आपने टैक्स के नाम से कोई अमाउंट कलेक्ट किया है, लेविड मतलब चार्ज हुआ है बाय स्टेट के द्वारा अंडर आर्टिकल 246A हैज़ बीन यूज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने उसे पेमेंट के तौर पे यूज़ कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। लेविड अंडर क्लॉज 1 सच अमाउंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के पैसे का पार्ट नहीं होगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं लाइन, बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल, वो रूल बना सकता है कोई, फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई, की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों देखते हैं अपन, प्लेस ऑफ सप्लाई का एक पूरा चैप्टर ही आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई से देखा जाता है कि भाई जीएसटी लगाते टाइम IGST लगाओगे या CGST और SGST लगाओगे, क्योंकि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिक रहा है कोई सामान तब तो IGST चार्ज हो गए, आप पढ़ चुके हैं, और अगर सेम स्टेट में बिक रहा है तो CGST और SGST। तो ये रूल बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लास्ट क्लास में समझाया था, कुछ एक चैप्टर ही आएगा पूरा, उसमें आपको पढ़ना होगा कैसे पता चलता है कि सेम स्टेट में बिक रहा है सामान, और कैसे पता चल रहता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिक रहा है। तो ये रूल कौन बनाएगी, पार्लियामेंट यानी केंद्र सरकार, संसद। एंड व्हेन ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स कब माना जाएगा। अब इसी आर्टिकल को ढंग से समझा रखा है फटाफट। आर्टिकल 269A स्टिपुलेट मतलब बताता है दैट GST ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, अगर आप बेच रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, शैल बी लिवाइड चार्ज किया जाएगा एंड कलेक्ट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा। IGST तो आप पढ़ चुके हैं, केंद्र सरकार लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन, अपोर्शन मतलब बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जो सुझाव देगी वो पैसा IGST का स्टेट को भी दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और अपोर्शन मतलब उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के और उस स्टेट के बीच में जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हो रहा है। फर्दर इंपोर्ट पढ़ चुके हैं, अब इंपोर्ट पे क्या लगेगी, IGST लगेगा क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट माना जा रहा है। फर्दर इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इनटू इंडिया विल आल्सो बी डीम्ड टू बी, डीम मतलब अज्यूम किया जाएगा, टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। मतलब इंपोर्ट को इंटर स्टेट माना जाएगा, तो माना जाएगा सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहा है। दिस विल गिव पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली है टू लेवी IGST लगेगा इंपोर्ट ट्रांजेक्शन विच वर अर्लियर सब्जेक्ट टू काउंटरवेलिंग ड्यूटी अंडर कस्टम एक्ट टैरिफ एक्ट। पहले इस काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगती थी, काउंटरवेलिंग मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती थी, अब इस काउंटरवेलिंग ड्यूटी को तो मर्ज कर दिया गया है, इसकी जगह क्या लगने लग गया है, IGST लगने लग गया है इंपोर्ट पर। यानी जो अगर जब आप इंपोर्ट करेंगे कोई प्रोडक्ट तो बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, कस्टम ड्यूटी तो लगती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे, प्लस आपको IGST भी पे करना होगा क्योंकि वो गुड्स का कंजम्पशन कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा, और GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो इंपोर्ट को डीम टू बी इंटर स्टेट माना जाएगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहा है सामान, और इंपोर्ट पे क्या चार्ज होगा, IGST चार्ज होगा। अभी काउंटरवेलिंग ड्यूटी को डिटेल में समझाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ड्यूटी हट चुकी है। वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एज IGST, अगर आप IGST के तौर पे कोई अमाउंट का कलेक्ट हुआ है, हैज़ बीन यूज फॉर पेमेंट ऑफ SGST, आपने IGST का पैसा SGST के लिए इस्तेमाल कर लिया, और वाइस वर्सा मतलब अपोजिट, यानी SGST का पैसा IGST के लिए इस्तेमाल कर लिया। वही सेम चीज़, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से स्टेट को नुकसान हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसा ट्रांसफर करेगी। ये टॉपिक पहले आप समझ चुके हैं। सच अमाउंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया और स्टेट, वो पैसा इंडियन और कंसोलिडेटेड मतलब कोष जहाँ पे पैसा रखता है वो स्टेट, उसका पार्ट नहीं होगा। दिस इज टू फैसिलिटेट ट्रांसफर फंड बिटवीन सेंट्रल स्टेट, ये पैसा सेंट्रल स्टेट के बीच में ट्रांसफर किया जाएगा। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, पार्लियामेंट के पास पावर है टू फॉर्मुलेट मतलब बनाने का प्रिंसिपल रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई, कैसे देखेंगे, व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इंकर इन द इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, की कैसे पता चलेगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचा है आपने सामान, कैसे डिसाइड होगा, इसके रूल बनाने की पावर किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में है। ये कंसोलिडेशन फंड क्या होता है उसका मीनिंग आपको यहाँ बता रखा है नीचे नॉलेज के लिए। ऑल रेवेन्यू जो जितनी भी इनकम मिलती है गवर्नमेंट को, रिसीव होती है, लोन लेती है गवर्नमेंट किसी से, रेज बाय मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर क्रेडिटेड, वो पैसा जमा होता है टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत के राजकीय कोष में, भारत के गवर्नमेंट के अकाउंट में। एंड ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट
आर इंकर्ड फ्रॉम दिस फंड, और इसी फंड से गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड, सारी जितनी भी इनकम होती है, लोन रेज जो लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट किसी राज्य सरकार के द्वारा, आर क्रेडिटेड, वो पैसा जमा होता है टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट के अकाउंट में जाता है, एंड ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट गवर्नमेंट आर इंकर्ड फ्रॉम दिस फंड, और फिर खर्चा इसी फंड से किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल 270 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिटवीन सेंट्रल स्टेट, बता दिया आपको जीएसटी का जो पैसा कलेक्ट हुआ है वो सेंट्रल स्टेट के बीच बढ़ता है, और जीएसटी काउंसिल बताएगी कि वो किस रेशो में बटेगा। आर्टिकल 270 इज अमेंडेड, इस आर्टिकल को अमेंड किया गया टू प्रोवाइड फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि पैसे को बांटा जा सके, ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऑर्डर देता है आफ्टर कंसिडरिंग रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। दिस अप्लाई फॉर दोज टैक्स, ये उसी टैक्स पे अप्लाई होता है रूल, अमाउंट अपोर्शन जिसे बांटना है, और पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस लेविड बाय इट, जो पैसा आपने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है अंडर आर्टिकल 246A सब आर्टिकल 1 एंड 2 एंड क्लॉज 1 ऑफ 69A। ऑब्वियसली आईजीएसटी का आप कई बार पढ़ चुके हैं, बार बार बोल रहा हूँ, केवल आईजीएसटी का पैसा ही स्टेट और सेंटर में बटेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। जो सीजीएसटी है और जो एसजीएसटी अगर विद इन स्टेट सेल हुई है तब तो ये पैसा पहले ही बढ़ चुका। विद इन स्टेट अगर सेल होती है, जैसे अब इंट्रा स्टेट बोलते हैं, INTR इंट्रा, तो आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, आधा SGST स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, तो ये तो बढ़ चुका है, इसे बांटने की जरूरत नहीं है। बांटना किसे? IGST, क्योंकि IGST का बेनिफिट किस स्टेट को मिलना चाहिए? जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम हुई, तो पहले पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा हो जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट GST काउंसिल की जितना कहती है उतना टैक्स उस स्टेट को ट्रांसफर करती है जिस स्टेट में वो गुड्स कंज्यूम हुआ है, क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। आर्टिकल 271 अमेंडेड, ये एक आर्टिकल भी अमेंडमेंट हुआ जो पार्लियामेंट को पावर देता था कि आप किसी भी टैक्स पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हैं, सरचार्ज वगैरह लगाने की पावर देता था एक्स्ट्रा, पर जीएसटी में कोई एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह लगता ही नहीं है। आर्टिकल 271 एम्पावर मतलब अधिकार देता है पार्लियामेंट को टू इंक्रीज एनी ऑफ ड्यूटीज, की कोई भी टैक्स वो बढ़ा सकती है। टैक्स रेफर टू इन आर्टिकल 269 में जो लिखा है 270, इट फर्दर प्रोवाइड दैट सच सरचार्ज मतलब जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया इज नॉट शेयरेबल, मतलब जो एक्स्ट्रा टैक्स बांटेगी नहीं केंद्र सरकार, वो शेयर नहीं करेगी किसी भी स्टेट के साथ, वो पैसा खुद ही रखेगी, एंड रिमेन विद द सेंटर, वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। नाउ दिस आर्टिकल इज अमेंडेड टू एक्सक्लूड जीएसटी फ्रॉम इट्स पर्व्यू, पर जीएसटी इस आर्टिकल के दायरे में नहीं आता, यानी जीएसटी पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं ले सकती है केंद्र सरकार, और जब ले ही नहीं सकती तो वो टैक्स अपने पास रख भी नहीं सकती। यानी आर्टिकल 271 ये पावर देता था केंद्र सरकार को कि सपोज टैक्स की रेट 10% है, पर केंद्र सरकार चाहे तो 13% या 14% कोई भी रेट लगा के उस पर एक्स्ट्रा टैक्स ले सकती है, और जो 4% एक्स्ट्रा टैक्स ले रही है, सपोज 14% लगाया, तो ये जो 4% एक्स्ट्रा टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती थी, स्टेट को शेयर नहीं करती थी। पर ऐसे अब ये जीएसटी जो है वो आर्टिकल 271 में नहीं आता है, यानी जो IGST का पैसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया वो शेयर, उसमें से शेयर देना होगा, उस पैसे को बांटा जाएगा स्टेट्स के और सेंटर के बीच में। अब कैसे बांटा जाएगा वो जीएसटी काउंसिल बताएगी, जो आप पढ़ेंगे आगे। डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स की और गुड्स की और डेफिनेशन दी गई है कि क्या होता है। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में गुड्स की डेफिनेशन भी दी गई है और सर्विस की डेफिनेशन भी दी गई है, क्योंकि गुड्स पे लगता था पहले वैट और सेल्स टैक्स, और CST अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था पहले, और सर्विस पे क्या लगता था? सर्विस टैक्स। और अब तो मर्ज हो गया, अब एक ही टैक्स लगता है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस, जिसे आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। फटाफट पढ़ लें। द टर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स सर्विसेज एंड स्टेट हैव बीन डिफाइंड अंडर रिस्पेक्टिव क्लॉज ऑफ आर्टिकल 366 में डिफाइन किया गया है। गुड्स का मतलब एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, कोई भी GST का मतलब हुआ कि कोई भी टैक्स जो गुड्स पे लगेगा, सप्लाई करना होता है एक आदमी से दूसरे आदमी को देना, और सर्विस, और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। शराब पे लगेगा ही नहीं, पढ़ा दिया था आपको लास्ट क्लास में कि शराब पे नहीं, शराब GST के दायरे में नहीं आती। ह्यूमन कंजम्पशन अगर मानव उपयोग के लिए अगर आप शराब बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस पर पुराने टैक्स ही देने होंगे, GST नहीं लगेगा। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट GST कैन बी लिवाइड चार्ज किया जा सकता है ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगेगा। यानी ये लाइन इतना ही कह रही है कि GST एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, बस शराब पे नहीं लगेगा अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं तो। अगर कोई शराब आप किसी मेडिसिन में यूज़ करने के लिए बना रहे हैं तब तो लगेगा ही GST, पर अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं, शराब मानव उपयोग के लिए बना रहे हैं, बेचने के लिए, केवल ह्यूमन बीइंग उसे कंज्यूम करेंगे, तो उस पर नहीं लगेगा।
सर्विस का मतलब क्या है? सर्विस मीन एनीथिंग अदर देन गुड्स। ये तो हमसे ही पूछ लेते हैं, इसके लिए डिफाइन करने की कैसे होती है? तो पता ही है, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस माना जाएगा। आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 26A। स्टेट, स्टेट विद रेफरेंस टू आर्टिकल 246A जो आपने पढ़ी सारे आर्टिकल ऊपर 268, 269, 269A एंड आर्टिकल 279A इंक्लूड आ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। मतलब यूनियन टेरिटरी, इंडिया में जो यूनियन टेरिटरी जिन्होंने खुद का लेजिस्लेचर बना रखी है, खुद की विधानसभा बना रखी है, उन यूनियन टेरिटरी को जीएसटी में स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। जैसे दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है और दिल्ली कैपिटल भी और स्टेट भी है। तो दिल्ली को भले स्टेट का दर्जा दिया जाएगा जीएसटी में। अगर आप दिल्ली में शॉपिंग करेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ही चार्ज होगा। पौंडीचेरी भी यूनियन टेरिटरी है, पर वहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेचर उनकी खुद की विधानसभा भी है। तो पौंडीचेरी में भी शॉपिंग करेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। और जम्मू एंड कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे अगर आप शॉपिंग करेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि इन स्टेट की खुद की विधानसभा है, इन यूनियन टेरिटरी की खुद की विधानसभा है, तो इन्हें स्टेट का ही दर्जा दिया गया है जीएसटी में। हाँ, लद्दाख में आप शॉपिंग करेंगे, जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट किए गए थे, 370 आर्टिकल जब रिमूव किया गया था, तो लद्दाख को तो यूनियन टेरिटरी माना गया, उसकी खुद की कोई विधानसभा नहीं है। तो वहाँ पे आप शॉपिंग करेंगे तो वहाँ पे तो यूटी जीएसटी और आप पढ़ चुके हैं सीजीएसटी चार्ज होगा। जो यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ पे सीजीएसटी और यूटी जीएसटी चार्ज होता है। डेफिनेशन ऑफ गुड्स, अब गुड्स को डिफाइन किया गया है। गुड्स पे तो लगता है जीएसटी। द टर्म गुड्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिफाइन अंडर क्लॉज 12 ऑफ आर्टिकल 366 में डिफाइन किया गया है गुड्स को इन एन इंक्लूसिव मैनर टू प्रोवाइड दैट। इंक्लूसिव मतलब जो इंक्लूड किया गया है, गुड्स इंक्लूड ऑल मटेरियल, सभी तरह का सामान आ जाएगा, कमोडिटी वस्तु और आर्टिकल आ जाएंगे, सारी चीज़ें गुड्स हैं, किसी भी तरह का मटेरियल है, कोई कमोडिटी और आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल 286, आर्टिकल 286 इम्पोजिंग, इम्पोजिंग मतलब लगाता है, रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध यानी रोक, एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अमेंडेड। ठीक है, आर्टिकल 286 जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता था, कुछ रिस्ट्रिक्शन मतलब कुछ प्रतिबंध लगाता था, टैक्स नहीं लगा सकते हैं। एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अमेंडेड, ये भी अमेंडमेंट किया गया है, क्योंकि हम नया आर्टिकल 246 से जोड़ा ही गया है जीएसटी लगाने के लिए। तो ये जो अभी आप पढ़ेंगे इसकी काफ़ी आर्टिकल की चीज़ें जीएसटी के लिए रेलेवेंट नहीं है। देखिए आर्टिकल 286 क्या बोलता था? विच रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब रोकना, किसी को रोकना, किसी के अधिकार प्रतिबंधित करना। आर्टिकल 286 रोकता था, रिस्ट्रेन करता था स्टेट्स को, राज्यों को, फ्रॉम फ्रेमिंग लॉ, कि वो कोई लॉ ना बनाए, फॉर इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स वेयर सच सेल और परचेज टेक प्लेस outside the state or in the course of import of goods into और export of goods out of the territory of India। Obviously मतलब अगर इंडिया के बाहर कोई सामान जा रहा है तो उस पर कानून बनाने की पावर किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो भी कानून बनाने की पावर किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो ये आर्टिकल ये रोक कहता था कि स्टेट उस पर कोई कानून नहीं बना सकते। कोई सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो उस पर भी स्टेट कोई कानून नहीं बना सकते हैं। और कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पर भी राज्यों को पावर नहीं है किसी भी तरह का कानून बनाने की। दिस आर्टिकल हैज़ बीन अमेंडेड, इस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, टू इनकॉर्पोरेट, इसमें एक चेंज डाला गया, द चेंज अराइजिंग आउट ऑफ जीएसटी बाय सब्सटीट्यूटिंग द वर्ड सेल और परचेज को हटा के एक वर्ड लिखा गया सप्लाई। पहले सेल और परचेज वर्ड होता था, पूरे जीएसटी में सेल और परचेज वर्ड आएगा ही नहीं, सप्लाई बोला जाएगा। सप्लाई भी 2 तरह की हो सकती है, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। एक होती है इनवर्ड सप्लाई, अगर आप परचेज करते हैं तो जीएसटी में उसे इनवर्ड बोला गया है, खरीद के लेके आना इनवर्ड सप्लाई होगा, और बेचने को बोला जाएगा आउटवर्ड सप्लाई। तो पूरे जीएसटी में सेल और परचेज वर्ड नहीं है, केवल सप्लाई वर्ड है। और सप्लाई को भी आप 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, तो इनवर्ड सप्लाई जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में आप परचेज बोल सकते हैं समझने के लिए, और आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आउटवर्ड सप्लाई हो गया वो। तो सप्लाई एंड वर्ड गुड्स विद गुड्स और सर्विस टैक्स और बोथ, गुड्स की जगह दोनों शब्दों का इस्तेमाल हुआ जीएसटी में, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, क्योंकि अब गुड्स और सर्विसेज में कोई डिफरेंस नहीं है जीएसटी में, यानी गुड्स पे भी लगेगा जीएसटी और सर्विसेज पे भी लगेगा। कॉन्सिक्वेंटली एज ए रिजल्ट स्टेट हैव नो राइट, स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है टू इम्पोज जीएसटी लगाने के, और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, इट विल बी लेविड बाय यूनियन गवर्नमेंट ही चार्ज करेगी अंडर आर्टिकल 269A एज मेंशन अर्लियर। जो आपने पढ़ लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही चार्ज करेगी, किसी इंटर स्टेट अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी। फर्दर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 286 विच स्टिपुलेट, जो कि कहता था दैट एनी लॉ ऑफ अ स्टेट शैल इन सो फार एज इट इम्पोजिशन, कोई कानून बनाया है स्टेट ने
उस हद तक इट इम्पोज लागू होगा और ऑथराइज द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स बी सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन कंडीशन इन रिगार्ड टू द सिस्टम। उन कंडीशन को ध्यान में रखा जाएगा। रेट एंड अदर इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स एज पार्लियामेंट में बाय लॉ स्पेसिफाई हैज बीन ओमिटेड। ये हट चुका है, अभी पॉइंट ही हट चुका है। इसे समझने पहले आपको बताया था, पहले वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स या शॉर्ट नॉलेज के लिए बोल सकते हैं सेल्स टैक्स। ये कौन लेती थी? स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। तो आपने पढ़ी तो समझ में आ गया कि इस जब स्टेट गवर्नमेंट लेगी तो हो सकता है किसी स्टेट में टैक्स वैट की रेट ज़्यादा हो, किसी स्टेट में कम हो। तो जैसे शुगर है, शुगर यूपी में सबसे ज़्यादा बनती है, उत्तर प्रदेश में शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत है। तो वहाँ पे मान लीजिए शुगर पे 100 रुपये की बिक्री है, सब 10 रुपये की बिक्री ₹10 पर kg है। वही शुगर आपकी राजस्थान में बिक रही है सपोज 18 रुपीज़ की। सेम शुगर आपकी मान लेते हैं आसाम में बिक रही है 22 रुपीज़ की। तो ऐसा पहले होता था, मतलब एक ही प्रोडक्ट है पर उसमें डिफरेंट रेट हो सकती थी स्टेट में, क्योंकि स्टेट के पास पावर थी। कोई स्टेट कम लगाता था वैट, कोई स्टेट ज़्यादा लगाता था। तो टैक्स की वजह से वो प्रोडक्ट किसी स्टेट में सस्ता हो जाता था और किसी स्टेट में महंगा हो जाता था। तो ऐसी दिक्कत आती थी, क्योंकि चीनी तो बहुत ज़रूरी है, चीनी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अपने किचन का। तो मान लीजिए चीनी को, शुगर को सपोज नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोडक्ट डिक्लेयर कर दिया सेंट्रल, पहले होता था पावर नेशनल प्रोडक्ट्स, इसे डिक्लेयर गुड्स बोल सकते हैं हम। डिक्लेयर कर दिया कि भैया नेशनल इंपॉर्टेंस का माना जाएगा, और एक लिमिट लगा देती थी पार्लियामेंट की इस प्रोडक्ट पे आप 7% से ज़्यादा का टैक्स नहीं ले सकते। कम ले सकते हैं पर मैक्सिमम रेट होती थी 7%, इससे ज़्यादा का रेट टैक्स नहीं ले सकते। तो पहले ऐसा होता था, डिक्लेयर गुड्स बोलते थे। नेशनल इंपॉर्टेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो कुछ गुड्स को डिक्लेयर गुड्स की कैटेगरी में डाल देती थी, ताकि स्टेट मनमानी ना कर पाए, उस प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज ना कर पाए। तो अब ये तो हट ही चुका है, अब जीएसटी में कोई डिक्लेयर गुड्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो पार्लियामेंट अब कोई डिक्लेरेशन नहीं करती है, इसको हटा ही लिया गया है। यहाँ तक आई गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक फटाफट ये हो जाएगा शायद पूरा। जीएसटी काउंसिल है, ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो जीएसटी काउंसिल भी एक अपने आप में बड़ा ही टॉपिक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब रिवीजन टाइम आ जाता है फटाफट, क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है। तो फटाफट कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे डेली अपन 5 to 10 मिनट्स, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और वो चीज़ें आपके टॉपिक अपने आप आपको लर्न हो जाएं। आप पढ़ चुके हैं, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आप रिवाइज करना मेरे साथ साथ, कोशिश करना कि आप बता सकें जीएसटी किन किन बेसिस पे किसी भी कंट्री में चार्ज हो सकता है। व्हाट आर द बेसिस ऑन विच जीएसटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी कंट्री। कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे? जीएसटी 3 बेसिस पे लगा सकती है कोई भी कंट्री। एक होता है स्टेट बेसिस, एक होता है नेशनल बेसिस, और एक होता है डुअल बेसिस। स्टेट बेसिस, नेशनल बेसिस और डुअल बेसिस। नेशनल बेसिस क्या बोलता है? केवल केंद्र सरकार के पास पावर होगी जीएसटी लगाने की। स्टेट बेसिस क्या बोलता है? केवल स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर होगी जीएसटी लगाने की। डुअल बेसिस क्या बोलता है? कि दोनों सरकारों को पावर देगी जीएसटी लगाने की, स्टेट को भी पावर होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर होगी। और इंडिया ने डुअल बेसिस को ही अपनाया है, क्योंकि हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया में, संघीय ढांचा है कि स्टेट्स को भी पावर है कुछ कानून बनाने की और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है। तो इंडिया ने डुअल बेसिस पे जीएसटी लगाया है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है तो जीएसटी लगाने की लगता है, और स्टेट्स को भी पावर दी गई जीएसटी लगाने की। और ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया 3rd कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी आपका चार्ज किया है। तो ये आपको समझ में आ गया था उस टाइम। जीएसटी लगाने के लिए सबसे पहले किसने कोशिश की थी? बीजेपी गवर्नमेंट ने। जो एनडीए गवर्नमेंट थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसने कोशिश की थी सबसे पहले इंडिया में जीएसटी 2000 से स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने कोशिश जारी कर दी थी कि इंडिया में जीएसटी लगना चाहिए, और उसके लिए कमेटी बनाई थी, केलकर टास्क फोर्स कमेटी। केलकर टास्क फोर्स कमेटी ने सुझाव दिया था सरकार को 2004 में कि जीएसटी नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए, स्टेट बेसिस पे और डुअल बेसिस पे नहीं लगना चाहिए। पर मजबूरी में, क्योंकि हमें स्टेट रोक देते जीएसटी को, राज्यसभा में बिल अटक जाता, तो हमने डुअल बेसिस पे अडॉप्ट किया ताकि दोनों सरकारों को जीएसटी का बेनिफिट मिल सके। यहाँ पर जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। कई जगह पूछा जाता है जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स क्यों है? वैल्यू एडेड टैक्स क्यों है जीएसटी? क्योंकि अगर आप वैल्यू एडिशन करेंगे, कोई प्रोडक्ट अगर मान लीजिए आपने 100 का परचेज किया
और 100 में ही बेच रहे हैं तो कोई GST नहीं लगेगा, क्योंकि कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया। पर मान लीजिए आपने 100 का खरीदा, फिर इसको अपने फैक्ट्री तक लाने में 20 रुपये आपने फ्रेट चार्जेस दिया, भाड़ा दिया, फिर 30 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ा, तो 150 में बेचेंगे, तो आपने वैल्यू एडिशन किया है, इसकी वैल्यू बढ़ाई है प्रोडक्ट की। पहले 100 थी वैल्यू, अब आपने 50 रुपीज़ अपनी तरफ से ऐड कर दिए, तो ये वैल्यू एडिशन इस 50 पे लगेगा GST। अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करते यानी आप वैल्यू नहीं बढ़ाते हैं प्रोडक्ट की, जिस वैल्यू पे आप खरीद रहे हैं उसी वैल्यू पे प्रोडक्ट बेचेंगे तब तो कोई GST नहीं लगेगा। पर अगर आप वैल्यू एडिशन करते हैं, वैल्यू एडिशन में दोनों चीज़ें आती हैं, एक्सपेंस भी इंक्लूड होंगे और प्रॉफिट भी। आपके एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट दोनों जो आपने अपनी तरफ से जोड़े, परचेज कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जो खरीद के ला रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं, जो आपने अपनी तरफ से जो एक्सपेंस किया, जैसे इनकर्ड कोई किराया लग गया, लेबर से काम कराया, राइट पानी के बिल एक्सेट्रा, और प्लस आपका प्रॉफिट, ये सब वैल्यू एडिशन होता है। और जो वैल्यू एडिशन आप कर रहे हैं केवल उसी पे टैक्स लगेगा। देखें, जैसे मान लीजिए GST के लिए 10% है, तो 100 रुपये पे खरीदने पे 10% रुपये 10 रुपये का आप इनपुट टैक्स दे के आए, खरीदने पे जो आप टैक्स देते हैं वो इनपुट टैक्स होता है। आपने 100 की चीज़ 100 में बेच दी, तो बेचने पे भी 10 रुपये का टैक्स देना होगा, 10%। फॉर्मूला क्या है GST का? आउटपुट टैक्स 10 रुपये कलेक्ट किया कस्टमर से बेचते समय, इनपुट टैक्स खरीदने पे 10 रुपये दिया, जीरो हो गया ना। देखिए कोई GST देना ही नहीं, क्योंकि जितनी वैल्यू में खरीदा उतनी वैल्यू में आपने बेचा। अब इस एग्जाम्पल को समझते, खरीदने पे वही 10% GST दिया, 10 रुपये, बेचने पे 150 का बेचने 10% GST कलेक्ट करेंगे कस्टमर से 15 रुपीज़, जो कलेक्ट कर रहे हैं वो आउटपुट टैक्स, बेचने खरीदने पे जो दे के आए थे वो इनपुट टैक्स 10 रुपये, कितना GST देना है? 5 रुपये, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। और आप इस 5 रुपये को ऐसे भी निकाल सकते हैं, 20 रुपीज़ वैल्यू प्लस 30, आपने वैल्यू एडिशन कितना किया था? 50 रुपीज़ किया था, इसका सीधे 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा सीधे 5 रुपये। आपको ऐसा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो आप पूरा आउटपुट टैक्स लिखें पहले एक बार, पूरे सेल्स टैक्स पे लगाएं, पूरे सेल वैल्यू पे लगाएं टैक्स, और जो खरीदने पे दिया इनपुट टैक्स वो घटा दें, ये आपका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये आपका नेट अमाउंट आ जाएगा। या जो वैल्यू एडिशन आपने किया, जो वैल्यू बढ़ाई है आपने अपनी तरफ से, सीधे उस पर निकालने GST की रेट, तो सीधे टैक्स निकल के आ जाएगा जो गवर्नमेंट को आपको देना है। तो GST एक वैल्यू एडेड टैक्स है, जितनी वैल्यू आपने बढ़ाई है प्रोडक्ट की उसी वैल्यू पे आपको GST देना होगा। अगर आप सेम वैल्यू में ही बेच देते हैं प्रोडक्ट, वैल्यू एडिशन नहीं करते, तो कोई GST चार्ज नहीं होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कल हम GST काउंसिल पे डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट आपका। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नया वीडियो आए आप टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें। इसके बाद हम स्कैनर भी सॉल्व करेंगे और एक रेफरेंस बुक से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसके तो करेंगे ही करेंगे क्वेश्चन, अपन स्कैनर जो पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इस चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर के, वो भी साथ के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। और आपके रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं एक नोट्स कॉपी बना के रखिए, अपनी लैंग्वेज में उनको लिखना सीखिए, और कोशिश कीजिए कि 70% लैंग्वेज आपकी मॉड्यूल से मैच हो, क्योंकि अगर बिल्कुल ही टॉपिक आप अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे तो उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। जैसे आपने देखा एक वर्ड आ रहा है लेविड, लेविड मतलब होता है चार्ज करना। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने यही वर्ड इस्तेमाल किया चार्ज, कि GST चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विस, तो वो कहना सही चाह रहा है बच्चा, पर वो लॉ की लैंग्वेज नहीं है। लॉ में चार्ज वर्ड थोड़ी लिखा, लॉ में तो लेविड वर्ड लिखा है, GST लेविड एंड कलेक्टेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोशिश कीजिए आप इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करें जो आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, जो लॉ में दे रखे हैं। इससे टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे ने सच में हार्ड स्टडी की है, क्योंकि वो लॉ की टर्म्स को भी यूज़ कर रहा है, और फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को अगर 5 मार्क्स में से 2 में से नंबर देने हो तो मैं इसे 2 नंबर ही दूंगा, और इसे 3 पूरे 5 मार्क्स दूंगा, क्योंकि यहाँ तो इसने सही लिखा है 5 में लेविड, क्योंकि इसने वही वर्ड इस्तेमाल किए हैं जो लॉ में है। तो कोशिश कीजिए आप मॉड्यूल की लैंग्वेज को, लॉ की लैंग्वेज को लिख सकें, और इसका एक ही तरीका है कि आप लिख के पढ़ाई करें। कुछ टॉपिक जो आपको लगते हैं हार्ड है उनसे 4 to 5 टाइम्स लिख लें। लिखी हुई चीज़ बहुत जल्दी काफ़ी टाइम तक याद रहती है, और आप में कॉन्फिडेंस भी आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।